हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेजेंड टॉक पॉडकास्ट में। आज की कहानी सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि सच्चाई की है। पत्रकार जगत से लेके उद्योग जगत की सफर तक का यह सफर। और आज हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में है नानक आहूजा सर। नमस्ते सर। नमस्कार। स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं आपका आभारी हूं और खास करके आपका भी हूं और हमारे आशुतोष का भी आभारी हूं और आपकी पूरी टीम का आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर। पत्रकारिता माने लोकशाही का चौथा आधार स्तंभ, एक मेन घटक जिसको बोलते हैं। इस पर तो मैं आऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपकी पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई। पत्रकारिता की शुरुआत बात ऐसी है कि शायद मैं जब पढ़ता था वो बीज तभी से उसमें मुझ में आ गए थे और हिंदी के प्रति मेरा रुझान जो था, मेरा लगाव जो था, अभी भी है। तो वो मुझे एक तो पत्रकारिता की तरफ खींच के लाया। दूसरा, जो मेरे शिक्षक थे बाबा साहब राउत, वो हिंद हिमालय नाम का एक साप्ताहिक निकालते थे। तो मैं 8वीं पढ़ता था, मैं कविताएं भी लिखता था, कहानियां भी लिखता था। तो बाबा साहब राउत मुझे कई बार उनका साप्ताहिक बोलते थे कि इसकी रीडिंग कर दे, तो मैं रीडिंग करता था। तो वहाँ से वो कीड़ा पत्रकारिता का मुझ में आया। और फिर एक मौका ऐसा भी आया कि जब मैं 1970-71 के दरमियान एक अंक मुझे निकालने के लिए उन्होंने कहा कि ये तू निकालेगा। तो वो अंक मैंने निकाला। फिर 74 में एक अंक निकाला मैंने। तो वहाँ से मुझे इसमें रुचि जागृत हो गई। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं कुछ और कर पाऊंगा। मुझे लगता था कि शायद मैं पत्रकारिता ही के लिए पैदा हुआ हूँ। तो ऐसी शुरुआत हुई थी मेरी। हम भी देखते हैं 35 साल तक का आपका ये सफर है, आपको अनुभव है 35 साल का। इसकी शुरुआत करते हुए क्या क्या चैलेंजेस आए सर आपको? मुझे तो जर्नलिज्म में लगभग 50 साल हुए हैं। 1980 के दरमियान मैंने महाराष्ट्र भूषण नाम से एक साप्ताहिक शुरू किया था और बाबा साहब राउत का तो 74 में मैंने अंक संपादक के रूप में देखा। फिर नवभारत ज्वाइन किया मैंने। नवभारत ज्वाइन करने के बाद में मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। सिर्फ नवभारत में जब लगा तो 15 साल निरंतर मैं 92 तक के नवभारत का ही काम करता रहा मैं। और नवभारत के बाद में फिर जनमाध्यम में पार्टनरशिप, प्रदीप देशपांडे, मैं और प्रमोद वानखड़े, हम तीनों की पार्टनरशिप में हमने वो एक अच्छा अखबार खड़ा किया। संयोग ये आया कि 94 में 1994 में मैंने प्रतिदिन अखबार शुरू किया। और वो संयोग था कि मैंने हिंदी अखबार शुरू किया। हालांकि मैं पार्टनरशिप में भी जा सकता था, लेकिन मेरा ये था कि नहीं, मुझे खुद करना चाहिए, क्योंकि मैं हूँ ही हिंदी भाषी। मराठी भाषा मुझे आती है, मराठी भाषा में बोलू शकतो, लिहू शकतो, सगळं काही आहे। क्या बात है। लेकिन हुआ ये कि पहला झुकाव मेरा हिंदी की तरफ। मराठी में मेरा डिस्टिंक्शन था। ये सारी चीजें होने के बावजूद मैंने जनमाध्यम पहले शुरू किया, उसके बाद में प्रतिदिन शुरू किया और प्रतिदिन की जो सफलता है वो 33 साल हो गए उसको। फिर मैंने मराठी अखबार दूसरा अपना वृत्त केसरी के नाम से शुरू किया। तो कुल मिलाकर अभी 2 अखबार मेरे हैं। एक जनमाध्यम भी मेरा ही है, प्रदीप आज भी मेरा भाई है, प्रदीप चलाता है, श्री राम चलाता है, उसका उनका बेटा। तो हमारा परिवार ही है। तो हम 3 पेपर हमारे हैं इस समय। ये परिस्थिति है। जनमाध्यम से आपकी शुरुआत हुई, उसके बाद में आपका खुद का अखबार प्रतिदिन, और इसके अलावा मराठी वृत्तपत्र वृत्त केसरी, ये शुरू करने में आपके माइंड में क्या चीज आई सर? हाँ, मेरा बचपन रुक्मिणी नगर में गुजरा एक्चुअली। और पूरा मराठी इलाका, सभी जितने भी मेरे मित्र हैं सब वहीं के हैं। और मेरे अधिकांश दोस्त मराठी भाषी हैं। सिंधी कम है और मराठी भाषी ज्यादा है। तो मराठी भाषी दोस्तों के कारण मेरे बोलचाल में, मेरे खान पान में, मेरी हर चीज में मराठी का टच है ही। वो मराठी का टच था और मेरे मन में था कि मुझे मराठी का अखबार शुरू करना चाहिए। एक मैं देखता हूँ कि मराठी जो युवक है वो नौकरी के पीछे रहता है। नौकरी मिली तो मिली, नहीं मिली तो फिर वो कुछ और नहीं करेगा, लेकिन वो नौकरी की तलाश करता रहेगा या फिर खेती करेगा। क्यों नहीं एंटरप्रेन्योरशिप क्यों नहीं करते, आप बाहर क्यों नहीं आते? मैं चाहता था कि मराठी युवकों को ये संदेश जाए कि आप लोग भी कुछ करो।
प्रदीप देशपांडे और मैं जब हम जुड़े, प्रमोद वानखड़े, हम जब जुड़े तो ये वो लोग बोलते थे कि नहीं नहीं वो अपनी तो नौकरी अच्छी है। वो नागपुर पत्रिका में थे, मैं नवभारत में था। मैंने कहा भाई मेरे अब हम अखबार शुरू करते हैं, अखबार चला तो ठीक, नहीं चला तो कलम तो हमारे हाथ में है ना, लिख तो हम सकते हैं, नौकरी कभी भी करेंगे। तो हमने शुरू किया। तो आज प्रदीप का भी बैकग्राउंड अच्छा है, मेरा भी बैकग्राउंड अच्छा है। हम लोग, मैं चाहता था कि ये लोगों तक के स्प्रेड हो। हर मराठी युवक को उद्योग में आना चाहिए, बिजनेस में आना चाहिए। देखिए बिजनेस कभी भी कम नहीं होने वाला है, नौकरियां कम होने वाली है, नौकरियां कम हो गई हैं। अरे बिजनेस जो आप अगर करोगे तो आपके सामने जो चैलेंजेस तो बहुत हैं, लेकिन अर्निंग कितनी है। हाँ। प्रोफेशनल उद्योजक और ये जो आप कहेंगे व्यापारी, नरेश, ये गदरे मोटर्स सक्सेसफुल वेंचर, घरकुल सक्सेसफुल वेंचर। किसी भी मराठी आदमी को आप देख लीजिए, मराठी आदमी ने अगर बिजनेस में, किर्लोस्कर कौन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा कौन है, इन लोगों को आप देखिए, इन लोगों ने किस तरीके से अपने बिजनेस को उठाया है। एक नागपुर वाले जायका मोटर्स, विको वज्रदंती, हजारों उदाहरण अपने सामने है कि मराठी आदमी ने जहां हाथ डाला है वो सब सक्सेस हुआ है। कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ना, वो सबसे खराब चीज है। उनको लगता है कि अरे बाप रे ये तो बड़ी मुसीबत है, पैसा कहां से लाएंगे। भाई साहब मेरे पास पैसा नहीं था जब मैंने प्रतिदिन शुरू किया, मेरे पास 1 रुपया नहीं था, नॉट अ सिंगल रुपी। टेबल कुर्सी उधार की, सीढ़ी उधार की, कंप्यूटर किराए के, इसमें से मैंने शुरू किया। मेरे पास मशीन नहीं थी, आज मेरे पास सब है। तो आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप में लगन और मेहनत करने की जिद होनी चाहिए कि मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा। देखिए वकीली में देखें तो अप्पा साहब कुलकर्णी से लेकर तो किशोर देशपांडे साहब से लेकर केवले साहब से लेकर पता नहीं कितने मराठी लोग सक्सेसफुल वकील हैं। डॉक्टर में देखें प्रफुल्ल कडू, कोई हाथ पकड़ सकता है उनका, डॉक्टर धवल का कोई हाथ पकड़ सकता है। आप अगर प्रोफेशनल इसमें जाए, इंडस्ट्री में जाए तो जादव ग्रुप का हाथ अमरावती में कोई नहीं पकड़ सकता। सिर्फ आप में उत्साह होना चाहिए और आप में हिम्मत होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। जब आप सोचेंगे तो मराठी आदमी 100% नौकरी छोड़ देगा। रुक्मिणी नगर में मैंने बोला कि हम लोग थे, तो हमारे पिताजी की किराने की दुकान थी, सिंपल। तो किराने की दुकान कहाँ, ये होटल कहाँ, वो पेपर कहाँ। ये तो हिम्मत की बात है कि मैं निकला और ये करते गया। ये सब चीजें, अभी आप रुक्मिणी नगर में जाइए, तब हमारी सिंगल दुकान हुआ करती थी, अभी 50 दुकान है, सब मराठी लोगों की है, सबकी सब चल रही, अच्छा चल रही, अच्छा कमा रहे। इन चीजों की आवश्यकता जीवन भर रहने वाली है। कपड़ा हमेशा लगेगा, खाने पीने के सामान हमेशा लगेंगे, हर चीज आपको हमेशा लगने वाली है। इसकी कमी महसूस होगी आपको। पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल कल नहीं मिलेगा, गैस चाहिए, गैस कल नहीं मिलेगी। नौकरी तो आपको भूल जाइए कि आप नौकरी के लिए पैदा हुए, सोचते ही क्यों। मुझे लगता है कि मराठी लोगों में ये आना चाहिए और इसलिए मैंने मराठी अखबार शुरू किया। मेरा पहला अग्रलेख भी यही था की मराठी माणसांना समोर यायला पाहिजे, युवकांनी समोर यायला पाहिजे। जब आप सामने आएंगे तब जाके, तो वो इरादे से मैंने मराठी अखबार शुरू किया था। तो मराठी आदमियों ने भी सामने आना चाहिए और इसके साथ साथ कुछ भी अगर बिजनेस शुरू करना है तो मन में एक दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास की भी जरूरत है। 1980 से लेके अभी तक का जो सफर है, पत्रकारिता में क्या क्या बदलाव आपने देखे हैं सर? पत्रकारिता में तो जैसे सारे समाज में बदलाव आए हैं, पत्रकारिता में भी आए हैं। राजनीति का स्तर बुरी तरह से गिरा है। ये बुआबाजी जो चल रही है आजकल, एक नए बुआ का किस्सा चल रहा है, वो हुआ है। पत्रकारिता में भी है, लेकिन कुछ जो बड़े घराने हैं, बड़े पत्रकार हैं जो विजन लेके चल रहे हैं, जिनको लगता है कि हमको वास्तविकता में पत्रकारिता करनी है, वो इन फंदों में नहीं पड़ते। आप अगर कुछ लोगों को देखेंगे, हर क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हटके हैं, वो हटके काम करते हैं। तो पत्रकारिता में भी थोड़ा सा बदलाव आया है, लेकिन ऐसा है कि प्रोफेशनलिज्म बहुत बढ़ गया है। तंत्र ज्ञान बहुत बढ़ गया है। आप जो मेरे से हम जो बात कर रहे हैं, ये नए तंत्र की बात है। ये हम लोग प्रिंट मीडिया वाले हैं, हम उसके पहले हैंड कंपोज वाले थे। वो जो कीले डाल के कंपोजिंग होती थी, हम पहले वो थे। अब परिवर्तन हो गया। अभी आप
सोशल मीडिया पे आ गए हैं, अभी आप इंटरनेट पे आ गए हैं, अभी आप इस पे आ गए हैं। परिवर्तन ये बड़े पैमाने पे हुआ है, हमारे बुजुर्गों ने नहीं देखे 50 साल पहले, उससे बहुत ज्यादा रफ्तार में पिछले 30-40 साल में जब मैंने अखबार शुरू किया उसके बाद में इतनी रफ्तार हुई है, तरक्की इतनी हुई है हर क्षेत्र में और उसमें मीडिया में भी, कि छोटे थे तो भानखेड़ा से लेकर राजकमल चौक कॉटन मार्केट तक के बैल मंडियां दिखती थी कपास की। अभी एक भी बैल मंडी नहीं दिखती, सब ट्रक दिखते हैं, ट्रैक्टर दिखते हैं। अभी परिवर्तन बड़े पैमाने पे हुआ है। हम नागपुर जाते थे तो 6 घंटे और 8 घंटे लगते थे, रास्ते बहुत छोटे थे और टूटे फूटे रास्ते थे। ट्रेन जो थी पैसेंजर थी, अभी सुपर फास्ट। अभी वो कौन सी आ गई है मोदी साहब की, वंदे भारत। वंदे भारत, पता नहीं कितनी रफ्तार। लोग विमान से सफर करने लगे, जो 24 घंटे 36 घंटे 48 घंटे का सफर था वो 1.5 घंटे में होने लगा। तो तरक्की पिछले 20-25-30 साल में बहुत ज्यादा हुई है। वो तरक्की मीडिया में भी हुई है, उसका उदाहरण आप और हम भी है। यस सर। और आगे सवालात में मैं जानना चाहूंगा कि पत्रकारिता में आपका इतना अनुभव है, इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आप सोशली भी बहुत अवेयर हो, मतलब सोशल वर्क भी आपका बहुत है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और इन सब में सबके लिए टाइम भी मिलता है आपको? नहीं, मेरा बेसिक जो है, अगर मैं ये बोलूं कि मेरा जन संग्रह बहुत ज्यादा है, लोगों के साथ में रिश्ते मेरे बहुत ज्यादा हैं और जो है वो है, उसको मैं टिका के रखने की पूरी कोशिश करता हूँ। पहला तो ये है। दूसरा, मेरी हर चीज में आपको कहीं ना कहीं सामाजिक टच मिलेगा। मैं जर्नलिज्म को भी, पत्रकारिता को भी एक सामाजिक काम का जरिया मानता हूँ। अगर मेरी कहीं कोई सुन रहा है, कलेक्टर, कमिश्नर, और कोई मेरे पास दुखी आ जाए कि भाई मेरा ये इशू है, कलेक्टर से बात कर सकते क्या आप, तो मैं तुरंत करता हूँ, बल्कि उसको लेके जाके करवा के देता हूँ। इतनी छोटी बातें तो हैं अपनी जगह पे कि भाई मैंने कलेक्टर से बात कर ली, सीपी से बात कर ली, सीपी साहब को बोला कि सर इसका काम कर दीजिए, गरीब आदमी है, वो तो हो जाता है। लेकिन बड़े बड़े काम भी पत्रकारिता के माध्यम से हो सकते हैं और हम लोग किया करते हैं। मेरे तो जिंदगी का धोरण यही है कि कहीं ना कहीं पत्रकारिता के माध्यम से बड़ी समाज सेवा करें। उदाहरण दूं मैं आपको, माता खिड़की का जो मंदिर है श्री कृष्ण भगवान का, मानभाव आश्रम वालों ने बनवाया है। वो हमारे गुरु थे गोविंद राज दादा, गोविंद राज बाबा, आश्रम के सबसे बड़े पूरे इंडिया के। तो मेरी उनसे बात निकली कि गुरुजी वहां जो इतना खराब पड़ा हुआ है मामला, तो वहां मंदिर क्यों नहीं बनाते? वहां खुद श्री कृष्ण भगवान आए थे। ऐसी 2 जगह है महाराष्ट्र में, एक ये और एक कहीं और। तो फिर हमारे पास वो जगह है, वो पत्थर भी है जहाँ पे वो बैठे थे, जहाँ उनकी चिंतन सभा हुई थी, क्यों नहीं यहाँ मंदिर बनाए? तो वहां बड़ी गंदगी थी, वहां अतिक्रमण था, सुअर थे, ये थे, लोग बैठे हुए थे और बस्ती भी अच्छी नहीं थी। तो बोले करेगा कौन? मैंने कहा मैं करता हूँ। तो हम लोगों ने मीटिंग की और वो करके वहां पे सभी नगर सेवक वगैरह बुलाए, प्रतिभाताई पाटिल, वसुधाताई देशमुख, उषाताई, अनिल बराड़े, माणिकराव ठाकरे, पता नहीं कौन कौन, डॉक्टर देवी सिंह शेखावत, रामभाऊ मेघे, ये सब लोगों को वहां जमा करके काम शुरू किया। काम मैंने शुरू किया, लेकिन फिर लोगों का हाथ बार ऐसा लगता गया कि विलासराव इंगोले, विलास भाऊ ने बहुत जबरदस्त काम किया इसमें, प्रभाकर राव वैद्य, वहां का अतिक्रमण हटवाना, ये करना, फंड रेजिंग करवाना, हर्षवर्धन देशमुख से मदद लेके। मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम तब तक का माता खिड़की का मंदिर था। आज वो 12, 15, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी और अमरावती के वैभव को बढ़ाने वाली चीज, वो हमारे अखबारिता के समाचार पत्र के माध्यम से हुआ। शंकर नगर में एक मोक्षधाम है, 11 एकड़ जमीन है, शंकर नगर मोक्षधाम, हिंदू मोक्षधाम। वो मोक्षधाम का काम संयोग से मेरे हाथ से हुआ है। वो जमीन लेना, वो फंड रेजिंग करना, पंकज उदास नाइट करना, वो हमने किया। सोशल माध्यम, अखबार के माध्यम से कैंसर अस्पताल का निर्माण अमरावती में असंभव था। भैरव सिंह शेखावत तत्कालीन उपराष्ट्रपति, उन्होंने हमसे ये कहा था कि पॉसिबल ही नहीं है, कर ही नहीं सकते, और अमरावती में इतने पेशेंट हैं का। लेकिन अमरावती में 6000 पेशेंट हमेशा हुआ करते हैं कैंसर के जिले में। तो हमने जब उनको WHO को रिपोर्ट बताई तो उन्होंने हमको दिल्ली बुलाया, शरद पवार साहब से बात हुई हमारी, और कैंसर अस्पताल आपके सामने है। हमने सोनू निगम नाइट किया, करीबन 1.5 करोड़ रुपए हमने सोनू निगम नाइट से अर्न किया। तो ये जो है सामाजिक
ताकत मेरे में नहीं थी, ये अखबार में थी। अखबार की वजह से ये हुआ। अखबार के माध्यम से मेरा एक 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, संत गौराम धाम। हाँ, संत गौराम धाम अगर आप इससे भानखेड़ा रोड पे 36 तालाब के आगे चले जाएंगे तो मेरा प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ का है। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरे जैसा आदमी, एक किराने की दुकान थी हमारी, वो 100 करोड़ का सपना दिखाएगा लोगों को। और वहाँ पत्थर आ गया है, जमीन हमने परचेस कर ली है, काम चालू है, हमारा गेट बन रहा है, कंपाउंड वॉल बन रही है। समाज सेवा मेरा जीवन का एक उद्देश्य रहा है और मैं उस माध्यम से थोड़ा थोड़ा, मैंने एक स्कूल का निर्माण किया, एक कॉलेज है उसके अंदर, जूनियर कॉलेज। कई गरीब लोगों के मैंने मार्केट्स, गरीबों के मार्केट, पैसे वालों के मार्केट में मैं कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहा। मैं जो था, रैली प्लॉट की दुकानें हैं, चित्रा चौक की दुकानें हैं, मानव आश्रम में 24 दुकानें बनी हुई हैं, कवर नगर में 21 दुकानें बनी है, ये सब गरीबों के लिए बनी हुई है और वो मेरे हाथ से जो ईश्वर ने करवा लिया है। तो सोशल काम जो है अखबार के माध्यम से हो सकता है। ये जो आप बोल रहे थे कि अखबार वाले इसके बारे में क्या धारणा है, तो लोगों की धारणा कुछ भी होगी, आप चाहें तो अच्छा काम कर सकते हैं और वो मैंने किया है। बहुत सारे काम पत्रकारों के समक्ष भी होते हैं। आगे मैं और क्वेश्चनिंग पे आना चाहूँगा सर, कि जैसे जैसे हम कार्य करते जाते हैं, हमारे साथ कारवा बढ़ते चला जाता है और इन कारवाओं में हमारे साथ बड़ी बड़ी हस्ती जुड़ती जाती है। जैसे हमारी बातचीत हुई रासू गवई सर, हमारे गवर्नर सर, रिस्पेक्टेड देश के ज्येष्ठ नेता शरद पवार साहब, इन सब से आपका मुलाकात कैसी हुई सर और क्या एक्सपीरियंस रहा? जर्नलिज्म के माध्यम से कैसा है कि एक जरिया है लोगों तक के पहुंचने का। अखबार के माध्यम से कोशिश करें तो हम पहुंच सकते, अगर आप में हिम्मत है तो, नहीं है तो नहीं। 80s में शरद पवार आए थे अमरावती, तो मैं उनके पास गया था कि मेरा महाराष्ट्र भूषण का विमोचन आप कीजिए। अच्छा। तब मैं उनको बहुत नहीं जानता था, वो भी मुझे नहीं जानते थे, लेकिन ऐसे थोड़ी सी मुलाकातें थी 1978 के बाद में। तो 80 में उन्होंने मुझे इनकार किया कि नहीं, मैं पॉसिबल नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं उनके कार्यकर्ता के तौर से उनसे जुड़ा हुआ था। तो एक मौका ऐसा आया कि अखबार के माध्यम से शरद पवार से मेरी घनिष्ठता बढ़ गई। घनिष्ठता बढ़ने के बाद मेरे घर पे भी आए, बल्कि इस होटल में भी रुके, बल्कि उन्होंने मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसका सदस्य मुझे नियुक्त करवाया। तो शरद पवार साहब एक जिंदा दिल और एक बहुत बड़े महाराष्ट्र की एक्चुअली उम्मीद तो थे, हैं भी, आज उनकी उम्र नहीं है। अदरवाइज मैं इसलिए जुड़ा था कि महाराष्ट्र का एक व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री की रेस में है तो हम लोगों ने सबसे पहले उनको सपोर्ट करना चाहिए। मैं कांग्रेस का नगर सेवक था, 92 का पहला नगर सेवक जो पहले हम थे उसमें से मैं था। डॉक्टर देवी सिंह शेखावत थे, बाबूराव जीवसे थे, वसंतराव सावरकर थे, ये जितने पुराने लोग थे हम सब लोग साथ में थे। तो उस समय मैं कांग्रेस से चुन के आया था, लेकिन फिर मैं शरद पवार साहब के साथ जुड़ गया। जहाँ शरद पवार, आज तक मैं वहीं हूँ। तो शरद पवार साहब के साथ में इतने संबंध रहे कि यहाँ जब रुके तो देख के बड़े खुश हो गए कि नानक भाई तुमने ये कर लिया है, ये इतना बड़ा होटल बनाया। मेरे साथ बैठ के आधा घंटा ऊपर वाले रूम में चर्चा की, कैसे बनाया, कितनी लागत लगी, क्या किया, आगे क्या इरादा है, वगैरह वगैरह। तो मैं खुशनसीब हूँ, अखबार के माध्यम से इतने बड़े आदमी तक के मैं पहुंचा और वो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। कैंसर अस्पताल में भी उन्होंने मुझे बहुत मदद की, हर कदम पे सोशल में वो साथ में रहे हैं मेरे। अभी हम जिस वास्तु में हम बैठकर हम पॉडकास्ट कर रहे हैं सर, द प्राइम पार्क, एक कंप्लीट समूचे विदर्भ में एक फेमस होटल के नाम से अभी जाना जाता है। हर ग्रूम ब्राइड का एक सपना होता है कि मेरी शादी यहाँ हो। हर बड़े लोगों का एक ऐसा ड्रीम रहता है कि हमारे कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स, मीटिंग्स यहाँ पे हो। तो पत्रकारिता के अलावा ये होटल शुरू करने का आपके दिमाग पे कैसे आया सर? हमारी एक जॉइंट फैमिली है, हम 4 भाई हैं और 4 भाइयों की जो संतानें हैं और सेकंड जनरेशन आ गई है सामने। वापस वही कहानी है कि उनको नौकरी में डालें कि अब हाईली क्वालिफाइड है। हम लोग हाईली क्वालिफाइड नहीं थे, हम लोगों ने मैट्रिक किए, वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऐसे किया। जो सेकंड जनरेशन आई तो उसमें एक पायलट है, 2-3 डॉक्टर्स हैं, लड़कियां आर्किटेक्ट वगैरह हैं, वकील है, MBA है। हमारी बहुएं जो है वो
MCA वगैरह वगैरह हैं, तो इस तरीके से हाईली क्वालिफाइड है। तो पायलट ने तो हवाई जहाज चलाना चाहिए ना। हाँ। तो उसको मैंने बोला कि तू हवाई जहाज नहीं चलाएगा, तू यहाँ होटल तेरे लिए शुरू करेंगे। तो उसके लिए होटल शुरू किया। जयराम भाई मेरा जो छोटा भाई है, उसका जो लड़का है, जॉइंट फैमिली है, तो फिर निर्णय बड़ा ही लेता है, मैं लेता हूँ। मेरे बड़े भाई भी हैं, रमेश भाई, उनका एक बेटा मेरा संपादक है। अच्छा। उसको बोला नौकरी नहीं करना, नौकरी करके वापस मैं जो लोगों को उपदेश कर रहा हूँ कि तुम नौकरी मत करो, अपना धंधा करो, और तुमसे मैं नौकरी करवाऊं। मेरे बेटे को, विश्वास को, ICICI से ऑफर आ गया था कि ज्वाइन करो। उसने ज्वाइन भी कर लिया और मेरे से बोल रहा है कि पापा मैं नौकरी ज्वाइन कर रहा हूँ। उसने कर लिया। अब मैंने बोला ठीक है, पूना में है बैठा, उसने नौकरी ज्वाइन कर लिया। 15 दिन में वो तंग आ गया। उसने मेरे को फोन किया, पापा मेरे को यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा। मैं छोड़, फिर वापस आ जा तू भी इधर। मेरा छोटा भाई अशोक जो है ना, उसका बेटा अभी इंजीनियर बना है, उसको भी कंपनी की ऑफर आ गई। वो ज्वाइन करने के इसमें था, उसको भी मैंने इधर लाया। सब के सब हम लोग इस प्रोफेशन, इस व्यवसाय में हैं। अब क्यों आए? क्योंकि अमरावती एक ऐसा ग्रोइंग सेंटर है कि लोग हमारी तरफ वैसा देखते नहीं। यस। अमरावती को छोटा शहर माना जाता है। हाँ। तो अमरावती कब बड़ा होगा, कौन बड़ा करेगा? आप और हम ही करेंगे ना। वो 1.5 लाख फुट की दुकान बनाते हैं आराधना वाले या श्रद्धा वाले। तो लोगों की ताकत पे डिज्नीलैंड बना, लोगों की ताकत पे सिटी लैंड बना। तो लोगों की ताकत पे ही ये बनेगा। एक महफिल होटल के भरोसे सिर्फ अकेला, बहुत अच्छा होटल है, कोई दो राय नहीं है, ये गौरी इन भी अच्छा है, लेकिन अब एक दो होटलों के भरोसे इतना बड़ा शहर कैसे चलेगा? क्योंकि मैं व्यापार व्यवसाय में हूँ, तो ये लोग जो हैं व्यापारी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, फिल्मी कलाकार, ये पॉलिटिशियंस, वो बोलते हैं कि अभी परसों सोनाली बेंद्रे आके गई, उसके पहले एक लड़की दूसरी आई थी हीरोइन, मैं नागपुर में रुकूंगी, यहाँ नहीं रुकूंगी। वो कौन सा होटल है, एक बड़े होटल में। तो उसको ये बताया कि यहाँ भी होटल है, तब जाके उसके दिमाग में आया कि यहाँ भी होटल है। अभी सारे फिल्मी कलाकार यहाँ रुकते, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ कॉन्फ्रेंसेस लेती। वो दाग धुल गया सिर पे जो लगा हुआ था कि छोटा शहर है। छोटा शहर नहीं है, ये बड़ा शहर है। शरद पवार देख के बोलते हैं, अरे बाप रे नानक भाई, ऐसा होटल बनाया आपने, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। अगर शरद पवार ये बोल रहे तो ये मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये अमरावती शहर को कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं, बहुत अच्छी चीज बनाई है आपने, और आगे से मैं रुकूंगा यहीं पे। ये बोल के गए। सुप्रियता यहीं आई। इनके जितने भी बाकी के जो नेता आते हैं आजकल यहाँ आ रहे हैं। तो एक इमेज बनाने के हिसाब से आज देखिए, कल तक के 5 स्टार MIDC नहीं थी, वो हो गई। हवाई अड्डा नहीं था, वो हो गया। मेडिकल कॉलेज था लेकिन प्राइवेट था, गवर्नमेंट का हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज 8-8, 9-9 है। इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, होटल ही नहीं है, फला नहीं है, तो लोग जाएंगे कहाँ? तो लोगों को कुछ ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए। और साथ में फ्लाइंग क्लब खुल रहा है, जो इसका टाटा का या जो भी है, एयर इंडिया का, इतना बड़ा फ्लाइंग क्लब जिसमें से 350 बच्चे हर साल निकलेंगे। तो जाएंगे कहाँ? पूरे इंडिया में नाम लेके जाएंगे ना अमरावती का, और यहाँ आएंगे तो बोलेंगे अमरावती में रहने के लिए होटल ही नहीं है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर करके यहाँ पे होटल की जरूरत थी, और वो मेरा जो एक विजन था, वो विजन सक्सेस हुआ। मैं जो सोचता था कि ये कैसे होगा, हो गया। शुरुआत में कोरोना आई, कोरोना में हम लोग बड़ी बुरी मुसीबत में फंस गए। पेपर इंडस्ट्री भी मुसीबत में थी और न्यूज़पेपर लाइन भी मुसीबत में थी, दोनों में हम लॉस में थे। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत करके इसको चलाया, और आज हम सक्सेसफुली हैं। वी आर मतलब प्राउड टू से कि आज हम सफलता के दहलीज पे हैं। और काफी बड़ा, बढ़िया और एम्बिशियस एक होटल ऐसा बना है, और आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिला है शरद पवार साहब से, जो बहुत दूर की दूरदृष्टि रखते हैं, उनकी तरफ से भी आपको कॉम्प्लीमेंट मिला। इसमें मैं एक चीज बताऊं कि बताइए ना। प्राइम पार्क में 52 कमरे थे, 3 स्वीट्स हैं, डॉर्मेट्री है, रेस्टोरेंट है, बार है, 5 बैंक्वेट्स, 2 बड़े बैंक्वेट हैं, 3 छोटे हैं, एक लॉन है बड़ा 50,000 फीट का। पार्किंग किसी भी होटल में कहीं भी आपको आमतौर पे देखने को नहीं मिलेगी, इंक्लूडिंग बॉम्बे, पूना, औरंगाबाद, नागपुर, कहीं पे भी आप चले जाइए, अमरावती पार्किंग की समस्या है।
Yes. मेरे होटल में 1 एकड़ पार्किंग है। मैंने पार्किंग का प्रोविजन वहां भी किया है, इधर भी किया, दोनों तरफ किया है। और सबसे बड़ी बात, अमरावती में इतना बड़ा स्विमिंग पूल अभी जो मैंने बनाया है, वो 15 दिन में उसका इनॉग्रेशन होने वाला है। वो स्विमिंग पूल भी मैंने देने की कोशिश की है, वो किसी होटल में नहीं है इस तरीके का, इतना बड़ा। उसके पीछे भी एक विजन रख के हम बना रहे हैं। और आने वाले दिनों में प्राइम पार्क के अंदर हम 100 कमरे टोटल बनाने वाले हैं। 50 दूसरे और बनेंगे। 50 दूसरे बनने के बाद में जिम, स्पा, पार्लर, सब चीजें यहाँ पे देने वाले हैं। एक 5 स्टार होटल में जो सब सुविधाएं चाहिए वो अमरावती में हम लोग देने वाले हैं। और ये 1-2 साल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लोगों का सहयोग है। Yes. लोग हम लोगों को सहयोग दे रहे हैं। शादियां यहाँ अच्छी होती हैं, पार्टियां होती हैं, लेडीज जो करती हैं किटी पार्टी वगैरह वो होती है, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। हर चीज के लिए एक सुटेबल ये है, इन्वायरमेंट है, शांति है, सब कहीं घाई गड़बड़ नहीं है। तो इस तरीके का एक हमने होटल देने की कोशिश की है। डेफिनेटली सर, अमरावती पूरे विदर्भ के इतिहास में द प्राइम पार्क एक माइलस्टोन रहेगा। आगे मैं और बढ़ना चाहता हूँ कि जैसे हम देखते हैं कि विदर्भ प्रांत में हम आते हैं, तो आज भी विदर्भ को पिछड़ा प्रांत ऐसा कहा जाता है। आपका क्या कहना है इस पर? विदर्भ को पिछड़ा रखा जा रहा है, रखा गया था। ये बैकलॉग वगैरह हमारे निकलते हैं, बीटी देशमुख साहब बार बार बोला करते हैं कि बैकलॉग है, और वो बैकलॉग पे काम भी हुआ है। इससे काम नहीं होगा। मेरा मानना है कि अगर विदर्भ को कहीं आपको बढ़ाना है तो संतुलित विकास, जैसे नागपुर का हो रहा है वैसा अमरावती का होना चाहिए, वैसा अकोला का होना चाहिए। सबका सबको देखना चाहिए। इन लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने, दुर्भाग्य से वो नहीं देखते। जो बम्बई वाले थे तो पहले बम्बई देखते थे, जो कोल्हापुर और बारामती वाले थे तो वहां देखते थे। अब ये नागपुर वाले हैं तो यहाँ देख रहे हैं। आप यहाँ भी देखो, अमरावती पे ध्यान है फिर भी। हाँ। संतुलित विकास होगा तो फिर विदर्भ का ये बढ़ेगा। या फ्रिज जो है, या जो एसी है, या जो कुछ भी है, टीवी है, या ये जो फर्नीचर है, इसकी टैक्स हम यहाँ भर रहे हैं, लेकिन वो जाती है महाराष्ट्र के खाते में। पूरा विदर्भ जितनी टैक्स भरता है ना, वो पूरी की पूरी कहाँ, तो ये टैक्स महाराष्ट्र से आई। महाराष्ट्र इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसा बोलते हैं। बॉम्बे इज फाइनेंशियल, बॉम्बे इज नॉट अ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। उसमें नागपुर का भी पैसा है, उसमें अमरावती का भी है, उसमें हमारे फॉरेस्ट की भी जो ये है उत्पन्न है, वो फॉरेस्ट का उत्पन्न भी है। तो हमारा पैसा, वहां 200 पुल बना दिया आपने, यहाँ 2 नहीं बनते। यहाँ 2 बने, आधे अधूरे पड़े हुए, इसको बनाइए ना। अब तो सरकार आपके हाथ में है, लगभग विदर्भ के हाथ में है, बराबर। तो आप बनाइए ना इसको। इसको बाहर निकालने के लिए बड़े बड़े उद्योग लाना जरूरी है। जब कोई टाटा कंपनी की कार लॉन्च होती है या जो भी कुछ लॉन्च होता है, तो उसका हेड ऑफिस बॉम्बे बनता है, तो इसलिए टैक्स वहां भरी जाती है। अच्छा। जब ये स्वतंत्र विदर्भ हो जाएगा ना, तो इनको ऑफिसेस नागपुर में देनी पड़ेगी, वो टैक्स यहाँ भरी जाएगी, वो विदर्भ की आमदनी गिनी जाएगी। अभी आमदनी किसकी गिनते हैं? बॉम्बे की। अरे भैया, बॉम्बे की आमदनी नहीं है, उसमें हमारा भी हिस्सा है, वो क्यों नहीं गिनते हो? वो गिनवाना पड़ेगा इनसे। और यहाँ आप जब तक विदर्भ अलग नहीं करोगे, मेरी राय है कि विदर्भ अलग होना चाहिए। किसी जमाने में बोलते थे सेठ जी, भट्ट जी वगैरह वगैरह, कुछ नहीं, बकवास है। छत्तीसगढ़ में रायपुर बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया मध्य प्रदेश से हटा के, तो रायपुर की तरक्की देखिए ना, नागपुर को पीछे छोड़ दिया है। और हम, नागपुर जो किसी जमाने में आगे था, पूना ने हमको कब का पीछे छोड़ दिया। नागपुर बड़ा था, पूना छोटा था। मैं तो 50-60 साल से घूमता हूँ। तब जो पूना की गलियां थी, ऐसी छोटी छोटी गलियां थी। आज पूना इतना क्राउडेड हो गया कि बंबई से ज्यादा पॉपुलेशन वहां हो गई है, स्टूडेंट वहां है, एजुकेशन का हब बन गया है। वो एजुकेशन का हब अमरावती था पहले, वो बन गया है। तो ये जो छीना झपटी है, ये बंद होनी चाहिए। विदर्भ को राज्य का दर्जा, अब क्योंकि विदर्भ को राज्य बनाने का सपना देखने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं, पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के बात कर रहा हूं मैं, अब उनका राज है ना, वो कर सकते ना, अब करना चाहिए ना। वो जब अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? अब अगर करेंगे, विदर्भ को स्वतंत्र डिक्लेयर कर देंगे, तो 100% है कि विदर्भ की रफ्तार इतनी बढ़ जाएगी। एक राज्य को जो फंड मिलता है ना, वो पूरे महाराष्ट्र राज्य को मिलता है। खर्चा कहाँ होता है पता ही नहीं चलता। जो विदर्भ को मिलेगा वो विदर्भ में खर्चा होगा ना। सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ को जो मिलता है राज्य का फंड, तो वो छत्तीसगढ़ में खर्चा होता है, वो मध्य प्रदेश में नहीं होता। पहले मध्य प्रदेश में होता था। पहले रायपुर इतना विकसित नहीं था, पूरा छत्तीसगढ़ नहीं था, अब हो गया है। आपको ये प्रयोग नहीं, ये आपको करना ही चाहिए।
जब जैसे आपने झारखंड बना लिया, झारखंड तरक्की पे है। आज हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास कोयला है, फॉरेस्ट है, यस, खनिज संपदा हमारे पास बहुत कुछ है। तो मुझे लगता है कि विदर्भ की तरक्की तभी होगी जब हमारे नेता बीटी जैसे लोगों ने, बीटी काका जो हैं उन लोगों ने तो जागरूक किया, लेकिन इनको जागना पड़ेगा सही अर्थों में, इनको विदर्भ अलग करना ही पड़ेगा, तो ही रास्ता है उसका। मैं सवाल को आगे बढ़ाना चाहूंगा सर। जो आपका जो जर्नलिज्म है उसमें आपके कौन कौन से यादगार पल हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे सर? और बाकी सब चीजों में भी, न्यूज में भी है। उल्लेखनीय बात जो है, उल्लेखनीय ये है कि जीवन में बहुत कुछ खोना पड़ता है, और जब आप खोते हैं तब कुछ ना कुछ आपको मिलता है, हासिल होता है। तो सेक्रीफाइसेस करते 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 कई रातों को घर पे नहीं जाना, कई रातों को टूर करना, रात रात भर ट्रेवलिंग करना और सवेरे काम पे लगना, ये सब करते हुए कभी कुपोषण के लिए धारनी में घूम रहे हैं, गली गली में हम घूम रहे हैं। कभी जब्बार भाई जो थे यहाँ पे, उनका डेथ हो गई तो उस पे 40 दिन की पुरौनियां निकालना। कभी राजीव गांधी के अचानक 11:30 बजे डेथ हो गई तो सारे अखबार के पन्ने पलट के राजीव गांधी, और रात को 4 बजे पेपर बांटते हुए निकलना हमने सड़क पे चिल्ला चिल्ला के। तो ये सारे उतार चढ़ाव हमने देखे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि मैंने एक दिन एक राष्ट्रपति भवन में मेरा स्पीच हुआ था, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि एक अमरावती का एक छोटा सा अदना सा आदमी और राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में, जहां जवाहरलाल नेहरू का पहला भाषण हुआ था, उसके बाद में उसको बंद कर दिया कि ऐतिहासिक जगह है, उसका उपयोग बंद हो गया था। तो प्रतिभाताई पाटिल से जो हमारे ताल्लुकात अमरावती से थी, वो अमरावती से खड़ी रहती थी, तो उनके साथ जो ताल्लुकात हुए, तो उस समय मैंने उनसे कहा था कि 19 अप्रैल का दिन था, उस दिन डॉक्टर देवी सिंह शेखावत का बर्थडे होता था, अभी तो नहीं है वो। तो हम दोनों नगर सेवक थे साथ में, और ताई के साथ में तो 40 साल से जुड़े रहे। कांग्रेसी नगर सेवक था, उनके साथ जुड़ा रहा, शेखावत साहब के साथ जुड़े रहे। 19 सितंबर अप्रैल को वहां पे राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर साहब का बर्थडे मनाया गया। तो ताई ने ये कहा था कि आज के दिन डॉक्टर देवी सिंह शेखावत मेरे से जो डिमांड करते हैं काम की, सोशल, वो मैं करती हूँ। तो फिर मैंने पकड़ लिया और मैंने ताई को बोला कि ताई, मेरे को संत कंवरराम पे डाक टिकट चाहिए। हमारे संत हैं बहुत बड़े, पूरे विश्वव्यापी हैं, चारों तरफ उनकी मान्यता है पूरी दुनिया में। अगर सिंधियों में कोई संत अगर सबसे बड़े हैं तो वही हैं। संत सतराम दास उनके गुरु थे, लेकिन ये बड़े संत हैं। तो मैंने कहा था, इतने बड़े संत की डाक टिकट के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं इतने सालों से, एक छोटी सी चीज भी आप लोग नहीं देते हो। तो आज आपने बोला है डॉक्टर देवी सिंह शेखावत जो बोलेंगे वो करेंगी, तो आप मेरे को टिकट निकलवा दो। तो उन्होंने मेरी वो टिकट की डिमांड पूरी किया, डाक टिकट निकली, और मैंने कहा इसका विमोचन राष्ट्रपति भवन में होना चाहिए। तो बोलती इतनी छोटी चीज के लिए थोड़ी होता है। मैंने कहा चीज छोटी है, डाक टिकट, संत इतने बड़े थे कि उनकी तुलना ही नहीं हो सकती ना, तो मुझे आप राष्ट्रपति भवन में जगह दो। तो राष्ट्रपति भवन में उन्होंने मुझे दरबार हॉल खुलवा के दिया। उस दिन सारा पैक था उनका, सब 7 सभागृह हैं, 7 पैक थे, 8वां ये था। ये खुलवा के उन्होंने दिया, और उसमें मेरा भाषण था। दरबार हॉल में बात करेगा, उसमें ताई का भाषण होगा, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी का, मेरे 10 जन्म पीछे वाले अगर जो होंगे पीढ़ियां, वो सोचें, और आगे वाले 10-20 पीढ़ियां सोचे, तो पता नहीं कब होने वाला है ये बड़ा चमत्कार था। तो मैंने कहा था कि आप अच्छा काम करो तो उसके रिजल्ट तुरंत मिल जाते हैं, संत लोगों के काम करो तो आपको रिजल्ट तुरंत मिल जाते हैं। तो वो संत कंवरराम का मैंने डाक टिकट क्या निकलवाई,
संत कवरराम ने मुझे राष्ट्रपति भवन में पहुंचा दिया और मुझे भाषण करने का यहाँ मौका मिल रहा है। तो मैं जो कह रहा था कि आप करिए तो सब कुछ होता है, तो पत्रकारिता में करते 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 इतने हम ये रम गए थे। और शुद्ध पत्रकारिता, सकारात्मक पत्रकारिता, नेगेटिवनेस जीरो, नो नेगेटिवनेस, कभी भी नहीं। कभी भी किसी के खिलाफ बेवजह उठा के पत्थर फेंक दिया, उसको मारा, ये नहीं किया हमने। नतीजा ये हुआ कि प्रतिभाताई के हम पारिवारिक सदस्य बने। हाँ। और प्रतिभाताई ने क्या किया कि नानक तुम तैयारी करो, मेरा ऑफिशियल टूर है यूरोप का, तो तुम चलोगे साथ में। प्रतिभाताई ने मुझे यूरोप ले गई। अच्छा। 10-12 दिन मैं यूरोप में उनके साथ में था। मुझे मौका मिलता था, मैं राष्ट्रपति भवन में ही रहता था उनके साथ, उनके वही गेस्ट हाउस में। हाँ। और ताई ने 2 दिन के बाद में डिनर देके पूरे डेलीगेट्स को बुला के, बड़े बड़े वीवीआईपी, वहां हम लोगों को डिनर करवाया। तो ये जो प्रारब्ध है ना, या तो ऊपर से लिखवा के लाना पड़ता है, या तो आपकी मेहनत से होता है, आपकी निष्ठा से होता है, लगन से होता है। तो प्रतिभाताई ने ऐसे ही संबंध हमारे आर.एस. गवई साहब के साथ रहे। मुझे लगता है कि अमरावती के इतिहास में इतने बड़े लोग जो हुए हैं, प्रतिभाताई, आर.एस. गवई, बीटी साहब, काका सुदाम काका या शेखावत साहब, ये बड़े बड़े लोग हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि इनकी तुलना आगे वाले भविष्य में कौन किसके साथ में होगी, नहीं मुझे पता है। लेकिन आर.एस. गवई एक रैशनल आदमी, 100% समाज को समर्पित आदमी, उसके अंदर जात पात थी ही नहीं। दो ही वॉज फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी, लेकिन वो गजब का आदमी। तो दादा जब भी आएंगे तो आपको उनको हजारों लोग घेरे हुए मिलेंगे, उसमें हिंदू भी रहेंगे, मुस्लिम भी रहेंगे, सभी रहेंगे। और देखिए ना, आर.एस. गवई जैसे व्यक्ति का बेटा क्यों सुप्रीम कोर्ट का जज बना, भूषण गवई सर। अमरावती का नाम किया इन लोगों ने रोशन। राज्यपाल के पद पे रहे, एक राज्य में, दूसरे राज्य में, तीसरे राज्य में, वो राष्ट्रपति के पद पे रही। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सबसे बड़े बड़े पद इन लोगों ने लिए। तो भूषण भी उतना ही, भूषण जो हैं मेरे मित्र हैं, लेकिन इसलिए मेरे मुंह से एक ही नाम निकल रहा है। लेकिन इन लोगों ने दिया है, हमारे शहर को पहचान दी है, इंटरनेशनल एक नाम दिया है। तो इन लोगों को तो 100 बार वंदन करना चाहिए। बिल्कुल सर, इन सभी लोगों को 100 बार वंदन करना चाहिए। और इन जाने माने लोगों में आपका भी नाम उनमें शामिल है। इतनी सफलता की ऊंचाइयां आप छू चुके हैं। आपकी भाषा में सफलता की डेफिनेशन क्या है सर? कुछ नहीं है, लगन है, मेहनत है, निष्ठा है। अगर आप में निष्ठा नहीं है, लगन नहीं है, मेहनत नहीं है, तो कुछ नहीं है। फिर क्या हो सकता है? फिर वापस वही नौकरी, कलेक्टर बुलाएगा, इकड़े हाँ जाना है, नमस्कार करना है उसको, बाकी क्या है। मैं एक दिन कलेक्टर के पास गया था, पीपी महाना थे, प्रेम प्रकाश महाना। तो मैं उस समय टीचर था म्यूनसिपल में। तो हम लोगों को निकाल दिया गया था, क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमारा नहीं था। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से निकाल दिया हमको। तो हमने अपील किया कलेक्टर के पास। रोज कलेक्टर के पास जाके बैठ रहे, मैं और मेरे भाई साहब बड़े, क्योंकि अर्निंग सोर्स था ही नहीं। 140 रुपए सैलरी थी हमारी। 140 मिलेंगे तो घर पे खाएंगे, ऐसी पोजीशन थी। और नौकरी कर रहे, लेकिन निकाल दिया। तो अपील में रोज जा रहे हैं, लेकिन कलेक्टर को टाइम ही नहीं है। जनरली जो आम आदमी रहता है, कलेक्टर के पास जाके बैठा रहता है, उद्या या परवा या 8 दिवसानंतर या साहेब दौऱ्यावर गेले। तो हमारे साथ भी ये हो रहा था। हुआ ये कि एक दिन मुझे आया गुस्सा, और मैं सीधा कलेक्टर का दरवाजा खोला, सीधा अंदर घुस गया। तो पीपी महाना देख के बोलते कि अंदर कैसे है? मैंने कहा मैं 8 दिन से रोज आ रहा हूँ, आप लोग क्या हम लोगों को उधर से नौकरी से निकाल दिया है? तो आप मजाक कर रहे हैं हमारे साथ में? हाँ ना, जो बोलना है बोलो ना, मेरी अपील है, तारीख होती है, आप बुलाते नहीं हो। तो बड़ा खुश हुआ, उसने बोला बेटा बहुत अच्छी बात है, आप एकदम यहाँ तक आ गए, तो मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, आपके दिल का दर्द मेरे ख्याल में आ गया। उन्होंने ऑर्डर किया, मुझे भी नौकरी दे दी और मेरे भाई को भी रिइंस्टेट कर लिया। लेकिन मैंने कहा सर मैं नौकरी नहीं करूंगा, नो नौकरी, खत्म, ये आज फुल स्टॉप लग गया मेरा। भाई साहब ने किया जब तक जरूरत थी। फिर मेरे लिए ये रास्ता लिखा हुआ था। अगर मैं नौकरी करता तो मैं भी टीचर ही रहता। ऐसी कहानियां हैं सब। यस सर। आगे बढ़ते हुए मैं सवाल की तरफ और बढ़ता चाहूंगा कि जिन युवाओं को, जिन न्यू कमर्स को अभी पत्रकारिता क्षेत्र में अपना करियर बनाना है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पत्रकारिता में तो वो आ सकता है जो बहुत ज्यादा लंबे ऊंचे ख्वाब नहीं देखे, लेकिन मेहनत लंबी करे।
मेहनत जरूरी है। मेहनत बड़ी करे तो आ सकता है। और उन्होंने ये आजकल मैं सोचता हूँ कि IIMC और पंजाब राव देशमुख हाँ। ये कॉलेज जो है जिस जर्नलिज्म का, वहां से निकलते तो जाते कहाँ हैं ये बच्चे? वो अमरावती में तो दिखते ही नहीं, फिर वापस किसी नौकरी की तलाश में घूमते रहते। अरे भाई, नौकरी नहीं, आप अखबार में आओ, कूदो, और जब तक आप तैरने के लिए अंदर कूदोगे नहीं तो फिर तैरना सीखोगे कैसे? बाहर खड़े रह के थोड़ी चीज सीख सकते हैं आप। ये जो दुर्भाग्य है कि लोग हमारे जो हैं वो पहले उनको चाहिए पैसा कितना देंगे, छुट्टी कौन सी रहेगी, फलाना कौन सा रहेगा, मेरी ड्यूटी आवर्स क्या रहेंगे। मेरे यहाँ कोई आता है तो उसको बोलता हूँ भाई आते समय घड़ी, जाते समय इसको निकाल के रखने का। आते समय 11 बजे का टाइम है, 11, शाम को 7 का टाइम है जाने का, हो सकता है 8 हो जाए, क्योंकि पत्रकारिता है ना। कोई मर्डर हो गया, कोई घटना हो गई, कुछ हो गया तो समय पूछ के थोड़ी आएगा, तब आपकी घड़ी नहीं होनी चाहिए। तो जो ये इरादा रखता है वो सक्सेस है पत्रकारिता में आ सकता है और आना चाहिए। पत्रकारिता एक तो आजकल इनका ये सोच हो गई है कि ये टीवी और ये यानी पत्रकारिता, और प्रिंट मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है। आजकल ये व्हाट्सएप पे भेजा इन्हें पत्रकारिता, ये पत्रकारिता नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग भी है। सभी नहीं है, लेकिन ये माध्यम नहीं है। जैसे आप अभी ये जो कर रहे हो, आज मेरा इंटरव्यू चल रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का येलो जर्नलिज्म नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया कि वो बोथरा जी बैठे हुए हैं, ऐसे या जो आप अभी जितने भी लिए होंगे, हेल्दी जर्नलिज्म होनी चाहिए। इसके अंदर आपकी रेपुटेशन बनती है, नाम बनता है और आपका काम भी बहुत करता है। सर जी, इन दिनों डिजिटल इंडिया का जोरों शोरों से नाम चल रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? अमित शाह जी ने कहा था कि राजनीति में कुछ जुमले हुआ करते, तो 15 लाख वाला जुमला था। 15 लाख देना कहाँ है, वो तो जुमला था, ये खुद उन्होंने कहा। तो ऐसे अभी देश कई बार जुमलों पे चलता है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, पता नहीं क्या क्या इंडिया। बाहर की लाई हुई चीज को आप अगर यहाँ असेंबल करके बेचो और बोल दो कि मेक इन इंडिया है, तो वो नहीं है ना। वो सिर्फ आप चुनाव के लिए आप करिए, कैसा करिए। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, क्योंकि अभी ये सवाल है डिजिटल इंडिया, क्या डिजिटल, क्या बना है, ऐसा क्या हम डिजिटल दे रहे हैं। सारी दुनिया को कमांड कर रहा है चाइना डिजिटल, इसमें अमेरिका भी नहीं कर रहा है कहा जाए तो। हम लोग वहां से, अगर आप होटलों की बात करें ना, तो ये मेरा होटल छोड़ दीजिए, मैंने तो यही किया है, मेक इन इंडिया वाला मामला है। लेकिन आम होटल में जब होटल बनेगा तो चाइना का माल आएगा, फ्रिज आएगा तो चाइना का आएगा, AC आएगी तो चाइना की आएगी, ये कैमरे आपके आ रहे हैं तो चाइना के आ रहे हैं, कोई भी चीज लीजिए चाइना। तो काय का इंडिया डिजिटल और ये और वो। अगर किसी ने मुझे कल ये कहा कि वी आर नॉट डिजिटल वगैरह, वी आर नॉट डिजिटल इंडिया, वी आर डिजिटल व्यूअर्स, हम सिर्फ देखने वाले हैं, क्या चल रहा है इसके अंदर से उतना देखते डिजिटल, बाकी नॉलेज कितना है। तो हिंदुस्तान को बहुत दूर तक के जाना अभी बाकी है, ऐसा नहीं है कि हो गया है। अभी तो आपके कान पे डिजिटल इंडिया का नारा पड़ा है। सैम पित्रोदा ने जब ये बोला था कि हर हिंदुस्तानी की जेब में एक मोबाइल होना चाहिए और वो निशुल्क फोन हो जाए पूरी दुनिया के अंदर, तो क्रांति होगी। तो राजीव गांधी ने जब सपना देखा वो अब जाके पूरा हुआ। फिर मोबाइल आया, फिर ये देखने लगे, फिर वो कहा, पहला मोबाइल आया तो धर्मेंद्र के पास मोबाइल था, वो ऊपर से आसमान से मैं बात कर रहा हूँ और कितने 3.5 लाख रुपए लग रहे मुझे इसके एक बात करने के। अभी फुकट है, सब फ्री, तब जाके आप डिजिटल की बात करोगे। अभी तो सपना देखने की शुरुआत है। हिंदुस्तान को वास्तव में अगर कहीं ऊपर ले जाना है तो जुमलों से नहीं, कर्तृत्व से ले जाना पड़ेगा, तब जाके पॉसिबल होगा। अमरावती में बिजीलैंड बना है, ये किसी नेता ने थोड़ी बनवाया, ये किसी सरकार ने नहीं बनाया, जमीन भी सरकार ने नहीं दी, अनुदान भी सरकार ने नहीं दिया, कोई लोन भी नहीं दिया उन्होंने, वो अपनी हिम्मत पे बना, एक विजन से बना। हमने, जब मैं महानगर चेंबर का संगठक था, चेंबर ही मैंने बनवाया, सिर्फ इसलिए बनाया कि इस तरीके की क्रांति होनी चाहिए। एयरपोर्ट के सामने एक मार्केट बना है, आपको याद होगा, महानगर सहकारी
ये 170 या 270 दुकानें हमने निकाली। तब ये सोचा था कि अमरावती इस तरफ हम डेवलप करेंगे, लेकिन मेरे इस सपने में भागचंद बजाज इधर सपना देख रहा था कि इधर ने इधर अच्छा बनेगा। उसने इधर अपना अलग से बनाना शुरू किया और ये बिजी लैंड बन गया। मेरा स्वागत भी किया इन लोगों ने, 5-10 लाख रुपए खर्चा करके अमरावती की धड़कन और ये और वो मेरे नाम से पूरे शहर में बोर्ड लगे थे। करीबन 2-3 हजार लोग थे, खचाखच भरा हुआ था, सिर्फ इसलिए कि वो विजन मैंने जो देखा था भागचंद ने उसको अडॉप्ट किया। और भागचंद वास्तविक इसमें विजनरी आदमी था। जैसे डिजिटल इंडिया तब पूरा होगा जब आप कुछ करेंगे, उसने करके दिखाया। वहां लोग नहीं जाते थे, वहां कारें ले लेके कस्टमर बस स्टैंड से उठा के ले जाते थे, तब जाके आज वो सक्सेसफुल एक मार्केट है। वैसा ही सिटी लैंड बना, वैसे ही सब ये मार्केट बने। तो ये इसके पीछे एक कर्तृत्व भी चाहिए। जब तक कर्तृत्व नहीं है, सिर्फ बातें ही हैं, तो फिर तरक्की नहीं है। एक ये है चीज उसके अंदर। जहां तक एक मैं देख रहा हूं, क्योंकि सिटी लैंड में पहला कार्यक्रम हुआ था आशुतोष भोरे जी का, सिटी लैंड ही था। उद्योजकों को अवार्ड, ये भी वही बड़ी सोच की बात है। उद्योजकों को क्यों, मराठी आदमी क्यों दे रहा, ये विचार किसी मारवाड़ी को क्यों नहीं आया, किसी सिंधी को क्यों नहीं आया, किसी गुजराती को क्यों नहीं आया। जहां कर्तृत्व है वहां आएगा, सब जगह पे नहीं आएगा ये। और वो वहां से निकल के तो मंजिल यहां तक पहुंची कि नितिन गडकरी 2-2, 3-3 कार्यक्रमों के चीफ गेस्ट रहे। और नितिन भाऊ कभी ऐसे नहीं हुआ करते किसी के चीफ गेस्ट, वो तो तब होते जब देखते कि सामने वाले में स्पार्क है, ये कुछ कर सकता है। कोई भी जाए और नितिन भाऊ को बोल दे और वो बन जाए, ऐसा कभी नहीं होता। वो पहली निगाह में पहचान जाते कि आदमी काम का नहीं है, तो भगा देते सीधा। उनकी भाषा भी वैसी है, भाग साले यहाँ से बोलते हो, इस तरीके से भगा देते हो। तो नितिन भाऊ ने इनको परखा और आज ये है कि महाराष्ट्र भूषण, भारत भूषण पुरस्कार बंबई के अंदर आयोजित करने का इनका एक बड़ा सपना है। इस सपना बड़ा देखो, जब तक आप सपना देखोगे नहीं तो कौन आपको पूछने वाला है। ये जो आपने ये जो किया है पॉडकास्ट, ये भी एक सपना है ना। हम डिजिटल नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश करने से ही आदमी कामयाब होता है। ये है पोजीशन। हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, स्पेशली विदर्भ में, तो चंद्रपुर में ताडोबा और भी बड़े बड़े अभयारण्य हैं। उसके अलावा अमरावती में भी मेलघाट क्षेत्र, जो वन्यजीव क्षेत्र हम कहलाते हैं, उसका विकास क्यों नहीं हो रहा है सर? इच्छा शक्ति का अभाव है और लीडरशिप हमारी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, दुर्भाग्य से। अमरावती संभाग को कम से कम 2-3 बार तो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री मिली है। नाना भाऊ इम्बड़वार थे, सुरेंद्र भाऊ थे, और पता नहीं कितने कितने लोग हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर बने हैं। ये इधर से सूर्यकांता कुमारी थी। विदर्भ को मिलता है, पर विदर्भ को मिलता है तो फिर वो नागपुर वालों को मिलता है, नागपुर डिवीजन। अमरावती डिवीजन को भूल जाते हो बेचारे। इंदिरा गांधी ने एक उस जमाने में ये बनाया था नेशनल पार्क, तो दैट इज इन अमरावती, दैट इज इन मेलघाट, दैट इज गोगामल नेशनल पार्क। गोगामल नेशनल पार्क अमरावती में है, ये लोगों को पता ही नहीं है, उन तक के बात ही नहीं जाती। अरे भाई मेरे को नहीं समझ में आता। मैं यहाँ से बॉम्बे गया तो मैंने पढ़ा था कि बोरीवली में नेशनल पार्क है, मुझे ये नहीं मालूम था कि अमरावती में भी है। मैं वहां गया देखने के लिए। यहाँ आपके पास में प्रोजेक्ट टाइगर है, यहाँ आपके पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है कि अभी जो ये फेसबुक में आप अगर जाके देखेंगे, रोज आपको 10-10, 20-20, 30-30 वहां के मेलघाट के एडवेंचरस बेहतरीन सीन मिलेंगे। कभी शेर दौड़ रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी हाथी के ऊपर चढ़ रहा है, कभी जिराफ, उसके पता नहीं क्या क्या। पर लोगों को बताओ तो सही। आप उसको ले आओगे सचिन तेंदुलकर को, अमिताभ बच्चन को, और ताड़ोबा दिखाओगे तो लोग भी पागल उधर ही भागेंगे ना। लोग यहाँ काहे के लिए आएंगे? आप लोगों को प्रिय है कि अमरावती के अंदर रहने के लिए जगह नहीं है, आप ये प्रचार करो ना। ये एमटीडीसी का काम है कि अमरावती में अच्छे अच्छे होटल्स है। महफिल वाले ने वहां होटल खोल दिया, बेचारे ने इतना बड़ा होटल खोल दिया, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर लिया, वहां लोगों को भेजो। एक जो उद्योजक है, एक बड़ा व्यापारी है, वो पैसा लगाएगा, वो हिम्मत करेगा, वो वहां तक पहुंचेगा, 10-20 करोड़ की ब्याज पे उठाएगा पैसा बैंक से। कस्टमर को पकड़ के कैसे लाया जाए? कस्टमर को आप अमिताभ बच्चन को लेके आओ ना एक दिन वहां पे, क्यों नहीं लाते आप वहां?
क्यों नहीं सचिन हर महीने में आता है वहां पे, बड़े बड़े सब लोग आते हैं वहां पे। तो पेंच में मैं 20-25 साल से जाता हूँ। यहाँ का प्रचार नहीं है, यहाँ का प्रचार सिर्फ चिखलदरा बस। चिखलदरा के अंदर भी 2 दिन, शनिवार रविवार, उसके बाद में बंद। सब कुछ है वहां पे, एक फॉरेस्ट की बहुत बड़ी दुनिया है वो, अगर हम देखें तो। इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। देवेंद्र फडणवीस मुझे लगता है कि अभी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से फेसबुक में एक ये चालू हुआ है वो देवेंद्र जी की करामत है। वो चिखलदरा को चाहते हैं, वो बचपन से अमरावती से जुड़े हैं, उनका आना जाना यहाँ पे है, वो निश्चित रूप से उसके इस दिशा में कुछ करेंगे। उन्होंने बीच में कुछ उद्योजकों को इनवाइट भी किया था कि आप लोग यहाँ होटल खोलिए। उन्होंने कुछ स्काई वॉक भी बन रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो वन्य जीव प्राणी के जो ये इनकी संस्थाएं हैं, इन लोगों ने नितिन भाव से मिलना चाहिए। इन लोगों ने उनको नितिन भाव से और इनसे मिलके, क्योंकि यातायात के साधन नितिन भाव कर सकते हैं, बाकी सुविधाएं वो कर सकते। एक कौन सा पार्क है, एक ऐसी जगह है, मुझे याद नहीं आ रहा, रात को आप बैठे रहिए, कांच का बना हुआ है, नाम मुझे याद नहीं है, वो आप बैठेंगे तो शेर वहां पे आता है, कांच के उस तरफ शेर है, इधर हम लोग बैठे हुए हैं, किसको पता है ये? तो ये जब तक के लोगों तक के मैसेज नहीं जाता, बार बार टूरिज्म डिपार्टमेंट इसके ऊपर, टूरिज्म डिपार्टमेंट में मेलघाट के जैसा एक अलग से एक वो बनाना चाहिए इन्होंने, संभाग, जो इसका प्रचार करे, लोगों को वहां तक प्रोत्साहित करे। अरे मैं नहीं समझ पाता हूँ कि मुंबई से जब हम ट्रेन में आते तो शेगांव में उतरने वालों की और चढ़ने वालों की भीड़ होती है, क्योंकि मंदिर है गजानंद बाबा का, तो मंदिर तो उधर भी है, वो छोड़ के क्यों यहाँ तक क्या थे? क्योंकि उसका प्रचार वैसा हुआ है, उस ढंग से लोग उसको मानने लगे। तो इसको भी मानते लोग, आप इसका प्रचार करिए, लोगों को खींच के लाइए, सुविधाएं दीजिए उनको। आप अब मेरे से अगर कोई टाइप करे कि धारनी और चिखलदरा और मेलघाट में जाने वाला हर व्यक्ति यहाँ रुकेगा, उसको 50% में कंसेशन दूंगा, मैं दूंगा, क्या दिक्कत है? मेरा इलाका बढ़ेगा, क्यों नहीं दूंगा? जितने होटल है सभी देंगे 20%, 30%, 40% डिस्काउंट। यहाँ से बसेस चलेंगी, क्यों नहीं बस चल सकती है? नेशनल फेम बन सकता है, ये राष्ट्रीय एक पहचान बन सकता है अमरावती की। अंबाजी राष्ट्रीय पहचान है, जैन मंदिर जो मुक्तागिरी राष्ट्रीय पहचान है, ये भी एक राष्ट्रीय पहचान बनेगा, इसको बनाना चाहिए। मैं तो आते मेरे पास लोग, तो उनको मैं डिजीलैंड सिटीलैंड बताता हूँ तो लोग देखने के लिए जाते। गुजरात की एक मिनिस्टर आई थी अभी 10 दिन पहले, निर्मला नाम था उसका, डॉक्टर निर्मला, वो आई मेरे पास में, तो परिचय हुआ। मैंने कहा मैडम आप ये विजिलैंड जरूर जाओ, गई देखने के लिए, खरीदी वरीदी करके आ गई। आप लोगों को बोलो तो सही, मैं नहीं बताता तो जाती नहीं, वो तो देख के बोलती है कि अब तो इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट ये है, इतनी बड़ी सड़कें, इतना बड़ा सब सुविधाएं, तो आपको बताना पड़ेगा। तो वो एक दुर्भाग्य है कि हमारी सरकारें इसके ऊपर ध्यान नहीं देती। ध्यान, एक टूरिज्म का बहुत बड़ा सेंटर है, यहाँ से सरकार को आमदनी हो सकती है, वहाँ की जनता को आमदनी हो सकती है, लोगों को रोजगार मिल सकता है, तो ये करना चाहिए। सर अभी अपने बातों बातों में अभी शेगांव के गजानन महाराज मंदिर का भी जिक्र किया, कैसे देखते सर आप उसकी डेवलपमेंट को? विदर्भ तो खास करके अमरावती संतों की भूमि है, चाहे तुकडोजी महाराज रहे, गजानंद महाराज रहे, या गुलाबराव महाराज रहे, या जो भी है, संतों की भूमि है। गजानंद महाराज का वो मंदिर मैंने जब छोटा था देखा था, क्योंकि हम लोग जाया करते थे, हमको शौक था। अब जो स्वरूप है वो एक विशाल स्वरूप आ गया है। जैसे सरकार ने वहाँ बहुत बड़ी मदद की है, सिद्धि विनायक में बॉम्बे में, या नासिक में साईं बाबा मंदिर में, सरकार यहाँ भी कर रही है। यहाँ मैंने आंखों से देखा है, शिवशंकर पाटिल दादा को एक कहा जाना चाहिए, वो युग पुरुष थे, बहुत बड़ी हस्ती थे। DY पाटिल जो कॉलेजेस के प्रणेता हैं, बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, राज्यपाल रहे हैं, उनके साथ मैं एक बार वहां गया था, उनके साथ में, वो भी उसके ट्रस्टी थे। तो ऐसे लोगों ने उस स्थान को पहचाना है, और DY पाटिल के कनेक्शंस शेगांव से जुड़े हुए हैं और यहाँ से भी जुड़े हुए हैं। मधुकर कोकाटे शरद पवार के PA थे, वो येदा के रहने वाले, वो भी हमारे साथ में थे। तो अगर ये लोग जो हैं, ये लोग उधर ध्यान दें, सरकार उधर और ध्यान दे, ये तो अभी तो बड़ा तीर्थ स्थल बन गया, अभी उसको तो कोई पीछे हट के देखना ही नहीं है। वो सब पुण्य ही जो है शिवशंकर दादा पाटिल की है,
मैं सिर्फ उनके पास गया था इनवाइट करने के लिए, संत जी का मंदिर बना रहे, उसकी भूमि पूजन में आप चीफ गेस्ट करके आइए। तो शिव शंकर दादा ने बोला था कि बेटा क्या क्या खर्चा आएगा मेरे को बता दो, मैं दे दूंगा। मैंने कहा मैं खर्चा नहीं मांगने आया आपसे, आपका आशीर्वाद देने आया। ऐसे लोग संत कौराम से उनका कोई लेन देन नहीं, पर वो तैयार थे। शंकर बाबा पापड़कर के यहाँ पता नहीं कितने क्या भेजा करते वो। शंकर बाबा पापड़कर एक समाज सेवी आदमी है, उनको भेजा करते वो। तो ऐसे युग पुरुष जो हैं उन्होंने ही इसको बढ़ाया है शेगांव को। गजानन महाराज की तो अपनी महत्ता है ही, आनंद उद्यान या जो भी है उसका नाम, वो जो बनाया है वो उनका विजन है। इतना विशाल स्वरूप, उसके रूम इतने, उसमें खाना, जिस तरीके का लंगर चलता है वो तो गुरुद्वारों में भी नहीं चलता, इस तरीके का वहाँ काम है। तो ऐसे लोगों को तो प्रणाम ही करना चाहिए। और शेगांव निश्चित रूप से भूषण है अपने विदर्भ का और पश्चिम विदर्भ का। ये जो बातें हैं कि बिजी लैंड, सिटी लैंड वगैरह वगैरह, अमरावती में तरक्की तो बहुत हुई है, लेकिन वो व्यापारियों ने की है, उद्योजकों ने की है। एक तबका है फ्रॉक मैन्युफैक्चरर्स, गारमेंट्स और पर्टिकुलरली लेडीज गारमेंट्स, उसमें लेगिंग, इसमें पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में नाम कमाया है। यहाँ तक के होता है कि बांग्लादेश के भी लोग यहाँ पे परचेस करने को आते हैं, ऐसा भी होता है। श्रीलंका भी यहाँ से माल जाता है, ये भी हुआ है। पूरे हिंदुस्तान के तो यहाँ की एग्जीबिशंस जब लगती हैं तो एग्जीबिशन में नागपुर, मुंबई, पूना सबको पीछे छोड़ दिया, यहाँ अमरावती में लोग आते हैं और 3-3, 4-4, 5-5 दिन का इनका जो रहता है बुकिंग। कई बार ये गोवा में जाके बुकिंग करते, कई बार नागपुर में करते। तो वो बुकिंग ऐसी होती है कि पूरे इंडिया के लोग यहाँ आके या वहाँ जाके इनकी 6-6 महीने की बुकिंग हो जाती है, पूरे मैन्युफैक्चरिंग जितनी होती है। लेकिन सरकार का सहयोग नहीं है। सरकार बोलती है टेक्सटाइल जोन बनाएंगे, ये बनाएंगे, प्रधानमंत्री टेक्सटाइल जोन, हो नहीं रहा है। और होगा भी तो आप बड़े बड़े लेके आओगे, वो अनुदान लेके चले जाएंगे वापस यहाँ से। अमरावती में उनको इंटरेस्ट है नहीं। आपको देना है तो इनको दीजिए, ये व्यापारियों को दीजिए। लोकल जो व्यापारी है उसको नीड है आपकी। जब तक आप इनको नहीं दोगे तो फिर वो व्यर्थ है। आप कितनी भी बड़ी इंडस्ट्रियल जोन खोल लो, वो इंडस्ट्रियल जोन के ओरिजिनल कल्पक ये हैं। अगर बोले ना कि किरण पातुरकर किसी की बात कर रहे हैं, या वो जगमलानी बंटी किसी की बात कर रहा है, या जो ये जितने बच्चे काम कर रहे हैं, ये ताकत से काम कर रहे हैं। सोच भी नहीं सकते, बिना सरकारी मदद और अनुदान के काम कर रहे हैं, बिगर ब्याज के, बिगर बैंकों के कर्जे के काम कर रहे हैं। लेकिन इनको मदद की जरूरत है। मुझे जहां कुछ नहीं था उसको गारमेंट जोन बना दिया, पूरे हिंदुस्तान का एक बड़ा जोन बना दिया उन्होंने। व्यापारियों ने, बेंगलोर के व्यापारी यहाँ आते हैं। तो आप इस मार्केट को फ्लरिश करने में मदद कीजिए। ये जो प्रश्न है कि जर्नलिज्म में मुझे क्या हासिल हुआ और क्या नहीं हुआ, तो जर्नलिज्म में या किसी भी चीज में आप पूरी ताकत से झोंक दो खुद को, काम करो और निस्वार्थ रूप से करिए, तो फिर आपको हासिल होता है। जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रपति भवन में, दरबार हॉल में मेरे जैसा आदमी का, लाल कृष्ण आडवाणी और राष्ट्रपति के साथ भाषण होना मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। राष्ट्रपति के साथ दौरा करना और बड़ी उपलब्धि थी। संत कौराम जी की डाक टिकट निकलवाना, कैंसर अस्पताल का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथ से करवाना, ये उपलब्धि थी। मेरे जीवन में पत्रकारिता ने मुझे सब कुछ दिया। ये होटल भी उसी की देन है। मेरे परिवार की जितनी भी सुख समृद्धि है वो पत्रकारिता की देन है। और जहां तक मेरे खुद के परिचय का प्रश्न है, तो आप अयोध्या में चले जाएंगे तो कुछ मेरे परिचित मिल जाएंगे आपको, लखनऊ में जाएंगे तो मिल जाएंगे। लेह लद्दाख में मैं एक बार गया था तो वहां भी मेरे परिचित निकल गए, वहां भी निकल जाते हैं। क्योंकि मेरा जो पैशन रहा है, खुद को मैंने जो जिस तरीके से ढाला है, वो जनसंग्रह मेरा ये रहा है, खास मुद्दा रहा है। और लोग मेरे साथ जुड़ते जाते हैं। आप कहीं का भी देखिए, कहीं भी आप चले जाएंगे। मेरे पास, मैं पंचायत का अध्यक्ष था, मेरे पास में जो शादी और ये मैट्रिमोनियल तलाक वलाक के आजकल मामले बहुत बढ़ गए हैं, उसमें आप विश्वास नहीं करेंगे कि मराठी, राजपूत और पंजाबी समाज के तलाक के किस्से मेरे पास आते और मैं उसको सुलझाता था, अभी बंद कर दिया। कहने का मतलब ये है कि आप करते रहिए निस्वार्थ रूप से। अगर आप में स्वार्थ आ गया तो कोई आपके पास आएगा नहीं। अगर आप निस्वार्थ कर रहे हैं तो कहाँ ब्यावर और कहाँ अमरावती, ब्यावर कहाँ है मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन लोग आए। तो एक ईश्वर ने दिया है और ये ईश्वर की देन है।
मैं आप ये लोग मेरा जो इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं आपका आभारी हूँ पॉडकास्ट में। धन्यवाद।